देखिए, प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें पहला कार्य आता है नियोजन, उनका दूसरा कार्य है संगठन, तीसरा कार्य नियुक्तिकरण, चौथा कार्य निर्देशन, पांचवा कार्य नियंत्रण। इन कार्यों के बारे में हमने संक्षेप में पहले अध्याय में अध्ययन किया था। यहाँ पर हम एक एक जो ये कार्य हैं इन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रबंध के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नियोजन का, यानी संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना। कोई भी जो संगठन होता है वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित करता है और उसी के अनुरूप वह अन्य कार्यों का संचालन करता है। बच्चों, जैसे आपको सीए बनना है या सीएस बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको योजना बनानी पड़ती है और उस योजना के अनुसार ही आप कार्य करते हैं, उस योजना के अनुसार ही आप अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और अंततः परिणाम प्राप्त करते हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन के लिए भी हम पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, कैसे वो कार्यक्रम होगा, कब वो कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी रूपरेखा जो होती है जो प्लानिंग के अंतर्गत आती है। देखिए बच्चों, आपकी परीक्षा है, आपकी एग्ज़ाम है, आज से 3 महीने बाद, 3 माह बाद आपकी एग्ज़ाम है। मान लीजिए आप आज इस स्थिति में हैं और 3 माह बाद आपको परीक्षा देनी है। देखिए, इसके बीच में जो ये अंतराल है, जो ये गैप है, इस गैप की पूर्ति आप नियोजन प्लानिंग के द्वारा कर सकते हैं। आपने आज एक अच्छी योजना बनाई इस 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा के लिए, तो आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे वो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे यदि आप उस प्लानिंग के अनुसार कार्य करेंगे। आपने उद्देश्य तय किया कि इस परीक्षा में आपको 90% अंक प्राप्त करने हैं, 90 से 99% के अंक आपको चाहिए। आपने प्लानिंग की, उस प्लानिंग के अनुसार आपने कार्य किया तो निसंदेह आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और यदि आपने अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपने कार्य नहीं किया तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो नियोजन के माध्यम से आपको एक दिशा प्राप्त होती है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता मिलता है और यही नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य है, महत्व है। आइए अब नियोजन के बारे में हम और विस्तार से देख लेते हैं। आइए बच्चों, देखिए नियोजन क्या है? नियोजन वर्तमान स्थिति, हम कहाँ हैं, यानी आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, और भावी स्थिति, हम कहाँ जाना चाहते हैं, इन दोनों स्थितियों के बीच में जो अंतर होता है, जो गैप होता है, उसको नियोजन के द्वारा पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ पे हमारे परिवार में 6 माह बाद किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अब उस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अभी से ही प्रारंभ हो जाती है, किस प्रकार वो कार्यक्रम किया जाएगा। तो जो ये अंतर है उस अवधि का, उसके अंदर हम क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अनुरूप ही हम उस कार्य को पूरा करते हैं और उस कार्य को पूरा करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक प्लान बनाना पड़ता है, एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम कहाँ हैं, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है और हम भावी स्थिति कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, तो इसके बीच में जो ये अंतर आता है, जो ये गैप आता है, इसे नियोजन के द्वारा पूरा करते हैं। नियोजन का अर्थ, नियोजन पूर्व में ही यह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसे करना है। देखिए, क्या करना है, किस प्रकार से करना है और किसके द्वारा किया जाना है, ये सारा कुछ पहले ही हमें तय कर लेना होता है। और यही क्या होती है? प्लानिंग होती है। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आप
पूरी प्लानिंग करते हैं, कब आपको पढ़ना है, कितने घंटे किस विषय को पढ़ना है, कितने विषय पर कितना ध्यान देना है, स्कूल के लिए कितने बजे जाना है, कितने बजे आकर आपको अपने अध्ययन पर लगना है, ये सारी रूपरेखा आप बना लेते हैं। तो यही क्या है, प्लानिंग है। नियोजन वर्तमान स्थिति हम कहाँ हैं से भावी स्थिति हम कहाँ जाना चाहते हैं के अंतर को पूरा करता है। और यही प्लानिंग जो है वह हमारी वर्तमान स्थिति हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं इसके बीच के अंतर को पूरा करता है। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में ही ले लें, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है। आज जयपुर में है, आपको कहाँ जाना है, दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए आप अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, कैसे जाएंगे, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे, और उसके लिए आप क्या है, योजना बनाकर कार्य करने लग जाते हैं। टिकट बुक कराएंगे या अन्य व्यवस्था आपको जो भी करनी है वो आप करने लगेंगे। लेकिन जयपुर से दिल्ली पहुंचने तक आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, एक प्लानिंग के तहत किया जाएगा। ये नहीं है कि आप उठे और चल दिए दिल्ली पहुंच गए, नहीं, आप पूरी एक योजना बनाएंगे, इस प्रकार से हम जाएंगे, इस प्रकार से हम कार्य करेंगे, हमें इतने पैसे की आवश्यकता होगी और वहाँ पर हमें ये कार्य करना है। इस प्रकार पूरी योजना आप पहले ही बनाकर चलेंगे। तो ये सब कुछ क्या होता है, प्लानिंग के अंतर्गत आता है। हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। नियोजन क्या करता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, जो ये गैप है, इसको भरने का कार्य करता है। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है। देखिए, जो नियोजन है वह प्रबंध के प्रमुख कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसके बिना अन्य कार्य संपादित नहीं किए जा सकते। ये महत्वपूर्ण होता है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्था के लिए, कि वह अपने उद्देश्य तय करे, अपनी लक्ष्य निर्धारित करे और उसी के अनुरूप आगे बढ़े। इसके अंतर्गत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि योजना का निर्माण किया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। किस प्रकार हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें 90% अंक प्राप्त करने हैं। आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमें अपनी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने, 90% अंक प्राप्त करने हैं। उसके लिए हम योजना बनाएंगे, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि ये लक्ष्य प्राप्त कर लें। और यही नियोजन के अंतर्गत आता है। जो आप योजना बनाते हैं, जो कार्यविधि आप तैयार करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वही क्या है, नियोजन कहलाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। टेरी के शब्दों में नियोजन भविष्य में झांकने की प्रक्रिया है। भविष्य में झांकने की प्रक्रिया है। भविष्य में लक्ष्य भविष्य में पूरे होंगे, किस प्रकार पूरे होंगे, कैसे हम पूरे करेंगे, तो यह क्या है, भविष्य में झांकने की एक प्रक्रिया है। वस्तुतः नियोजन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की एक रूपरेखा है। देखिए, नियोजन क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं, यह वह रूपरेखा होती है। किए जाने वाले कार्यों की और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की, किस तरीके से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, किस कार्य को करके हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। तो यह नियोजन के अंतर्गत सारी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। डिमॉक के अनुसार नियोजन भावी कार्य के लिए आधार की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया है। भावी कार्य यानी भविष्य में जो कार्य संपादित होने वाला है उसकी रूपरेखा बनाने से संबंधित है। उसकी रूपरेखा हम पहले ही बना लेते हैं। हमने अपने फर्म में उत्पादन में वृद्धि करनी है, लेकिन उसके लिए हम क्या हैं, पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी, किस मशीन का हम काम में लेंगे, किस मशीन का हमें क्रय करना होगा, यह सारी चीज़ हम पहले ही तय कर लेते हैं। किस प्रक्रिया के तहत हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, यह सब पहले ही सोच लिया जाता है। तो यह क्या होता है, अपने भावी कार्य के लिए आधार बनाने की रूपरेखा
इसके अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं बच्चों, नियोजन का महत्व। देखिए अभी हमने नियोजन की परिभाषा देखी, अर्थ देखा, इसके अंतर्गत इसकी कुछ बातें सामने आई और वही इसके क्या है, महत्व है। आइए देख लेते हैं। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था है, कार्य कैसे किया जाना है इसका पहले से ही मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। देखिए यह पहले ही तय हो जाता है कार्य को किस प्रकार करना है, किस प्रकार कार्य किया जाना है, उस उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये कार्य करने होंगे और उसी के अनुसार हम वो कार्य करते हैं। तो यह निर्देशन की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए आपको सीए बनना है या सीएस बनना है, तो इसके लिए क्या है, आप पहले से ही एक रास्ता तय कर लेते हैं कि आप 10th पास करते ही क्या लेंगे, कॉमर्स लेंगे। कॉमर्स लेकर आप 12th अच्छे मार्क्स से पास करेंगे और उसके बाद में आप निरंतर सीए सीएस के लिए तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देकर इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होकर आप सीए और सीएस बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये एक निर्धारित मार्ग है, लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं साइंस ले लूँ, मैं क्या ले लूँ, विज्ञान ले लूँ, 10th करने के बाद वो विज्ञान ले ले, उसके बाद में वह बीएससी करने लगे और ये सोचे कि मैं सीए बन जाऊं या सीएस बन जाऊं, तो जब उसने रास्ता ही सही नहीं चुना तो वो सीए सीएस कैसे बनेगा। उसको एक निर्धारित योजना के अंतर्गत उसने प्लान बनाया, उद्देश्य निर्धारित कर लिया, उसके अनुसार ही उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी योजना बनानी पड़ेगी और उसी के अनुसार निर्धारित मार्ग पर चलना होगा और प्लानिंग के अंतर्गत उसे सही प्रकार से निर्देशित किया जाता है कि भाई आपको सीए सीएस बनना है तो आपको इधर जाना होगा, आप इस सही मार्ग की ओर चलें, उसके बाद में आप तैयारी करें। ये आपका क्या है, गलत मार्ग है। यह निर्देशित कैसे होता है, प्लानिंग के अंतर्गत ही होता है कि भाई आपने ये गलत मार्ग चुन लिया है। तो इस प्रकार सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशन नियोजन द्वारा ही मिलता है। यह पूर्व निर्धारित क्रियाविधि से संबंधित होता है। यदि नियोजन नहीं होगा तो सभी कर्मचारी अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे। देखिए नियोजन होता है तो यह पहले से ही तय हो जाता है किस तरीके से कार्य को पूरा किया जाएगा, किस तरीके से हम अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो यह जो क्रियाविधि है यह पूर्व निर्धारित होती है। नियोजन नहीं हो तो कर्मचारी क्या होंगे, अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे। प्लानिंग अगर नहीं है तो कोई क्या कार्य करेगा, कोई क्या कार्य करेगा। लेकिन प्लानिंग होने से सभी कर्मचारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में कार्य करते हैं, निश्चित दिशा में ही वो कार्य करेंगे और संगठन के उद्देश्य प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। देखिए जब कर्मचारी अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे तो क्या होगा, संगठन के लक्ष्य उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो उनको एक ही दिशा में काम में लगाए रखने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। यह सही डायरेक्शन प्रदान करता है। नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। देखिए प्लानिंग के द्वारा अनिश्चितता के जोखिम को आसानी से कम किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे सभी बच्चों को पता होता है कि उनका एग्ज़ाम आने वाला है, आप विद्यालय गए और आपको तुरंत कह दिया गया कि कल आपका क्या है, एग्ज़ाम है। अब आपने इस एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। आपने इस अनिश्चितता के लिए कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, तो आपके क्या है, अच्छे अंक आ जाएंगे, आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और जिन्होंने इससे संबंधित कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी तो वो क्या है, इसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। आपको अचानक से पता लगा है कि आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको पहले से ये था कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। लेकिन जिन बच्चों ने इसके संबंध में कोई प्लानिंग नहीं की थी वो क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण
हो जाएंगे। तो जो प्लानिंग है वह भविष्य में होने वाली अनिश्चितता से भी बचाने का कार्य करती है, उसके जोखिम को कम करने का कार्य करती है। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है ताकि गैर आशान्वित घटनाओं परिवर्तनों के प्रभाव को घटाया जा सके। एक संगठन को यह अवसर प्रदान करती है कि वह भविष्य में झांके और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करे। भविष्य में क्या परिवर्तन हो सकते हैं उनके अनुसार प्लानिंग तैयार करे और जो भी गैर आशान्वित घटनाएं हैं जो कभी भी घटित हो सकती हैं उनसे अपने संगठन को बचाने के वो तरीके ढूंढे और उसी के अनुसार उन परिवर्तनों के प्रभाव को कम किया जा सकता है यदि सही तरीके से प्लानिंग की गई है। तो आगे देखते हैं बच्चों, नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। देखिए, नियोजन के अंतर्गत यह तय किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा। एक निर्धारित दिशा के अनुरूप ही कार्य संपादित किया जाता है। उस राह से, उस दिशा से इधर उधर नहीं जाया जाता। तो अपव्ययी जो क्रियाएं होती हैं उनसे आसानी से बचा जा सकता है। नियोजन कार्य को कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है यह पहले ही बता देता है। इसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, जिससे विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है, जिससे अनुपयोगी गतिविधियां कम होती है। देखिए, क्योंकि प्लानिंग जब पहले कर ली जाती है तो सभी विभागों, सभी कर्मचारियों में आसानी से तालमेल हो जाता है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब उन्हें पहले ही पता होता है, जिससे कि अनुपयोगी जो गतिविधियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। यदि एक व्यवसाय है, देखिए बच्चों, उसे उत्पादन कार्य करना है लेकिन इसके जो प्रबंधक हैं उन्होंने प्लानिंग नहीं की और इन्होंने कच्चा माल क्रय कर लिया 100 किलो, जबकि जो उत्पादन कार्य था इसके अंतर्गत केवल 50 केजी ही कच्चा माल काम में आता था। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, क्रय कर लिया 100 केजी, और जो ये वस्तु कच्चा माल क्रय किया है यह अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती, खराब हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर कितने का अपव्यय हो गया, 50 केजी कच्चे माल का अपव्यय यहाँ पर क्या हुआ, हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कोई भी प्लानिंग तय नहीं थी, किसी भी प्रकार की पहले प्लानिंग नहीं की गई थी कि हमें कितने माल से उत्पादन करना है और कितना माल क्रय करना है, और जो ज़्यादा माल क्रय करेंगे तो उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा, इस बारे में पहले प्लानिंग नहीं की गई। तो इस व्यवसाय द्वारा क्या किया गया, अपव्यय किया गया। यदि प्लानिंग कर ली जाती तो इस प्रकार के अपव्यय से बचा जा सकता था। अगला है चौथा बिंदु, नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। देखिए, नियोजन द्वारा प्रबंधक नवप्रवर्तन विचारों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, जब भी प्रबंधक योजना बनाते हैं तो योजना बनाते समय वो नए नए विचार सामने लाते हैं, कई सारे विकल्पों पर वो विचार करते हैं, उन विकल्पों में से अच्छे विकल्पों को वो चुनते हैं और उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। नियोजन प्रबंधकों का प्राथमिक कार्य है, प्रबंधकों का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य इसे माना जाता है। इसके द्वारा नए विचार साकार रूप लेते हैं, जो भी नए विचार आते हैं, जो भी नए विकल्प सामने आते हैं वो साकार रूप लेते हैं। नियोजन में विभिन्न विचारों में से एक सर्वश्रेष्ठ विचार या विकल्प का चयन करना होता है। इस सर्वश्रेष्ठ विचार विकल्प का चयन प्रबंधकों द्वारा सोच विचार कर लिया जाता है। अभी हम एग्जाम का उदाहरण ले रहे थे, आपके एग्जाम हैं, अब आप किस तरीके से अध्ययन करें, आप अकेले अध्ययन करें, आप ग्रुप में अध्ययन करना चाहते हैं, आप विद्यालय जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये आपके पास कई सारे विचार हैं। आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास कई सारे विकल्प आ गए हैं। अब आप उनमें से किस विकल्प का चयन करके अपने योजना बनाएं कि आप अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकें, और यह नियोजन के अंतर्गत ही
होता है कि आपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया और उस विकल्प को चयनित करके, उस विचार को चयनित करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। एक संगठन भी इसी प्रकार कई सारे जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से अच्छा विकल्प चुनता है और अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करता है। इस प्रकार नव प्रवर्तन को भी बढ़ावा मिलता है, नए नए विचार सामने आते हैं। इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों द्वारा नए नए विचारों और नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। जब नए नए विचार सामने आएंगे, नए नए विकल्प सामने आएंगे, उनमें से प्रबंधक क्या है, अच्छे विकल्प को चुनेगा, अच्छे विचार को चुनेगा और उसी के अनुरूप योजना तैयार होती है। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्यवाहियों के लिए गाइड का काम करता है और नियोजन के द्वारा ही व्यवसाय की उन्नति, विकास में सहयोग प्राप्त होता है। भविष्य की कार्यवाहियों के लिए नियोजन गाइड के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं बच्चों, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। देखिए, नियोजन जो कार्य है इसके द्वारा प्रबंधकों को निर्णय लेने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिए हैं और उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या निर्णय लेने हैं इसका उन्हें भान होता है, पता होता है। आइए देख लेते हैं। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है। कई सारे जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का वह चुनाव करता है और इस विकल्प के लक्ष्य और उद्देश्य जो होते हैं इनका भी वह पहले ही निर्धारण कर लेता है। उस विकल्प का लक्ष्य या उद्देश्य भी पहले ही निर्धारित किया जाता है और इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब उसे क्या निर्णय लेने हैं इसका भी उसे पहले ही पता होता है कि भाई मैं ये निर्णय लेकर इस लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों को शीघ्रता से व आसानी से लिया जा सकता है। आगे देखते हैं। छठा, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। देखिए, जो लक्ष्य एक प्रबंधक निर्धारित करता है वे उसके वांछित परिणाम होते हैं। जो परिणाम वह चाहता है वे परिणाम लक्ष्यों के रूप में वह निर्धारित कर लेता है। जब प्रबंध अपने कार्य पूर्ण करता है और उसको परिणाम प्राप्त होते हैं तो वे परिणाम निष्पादित परिणाम कहलाते हैं। इन परिणामों में, वांछित परिणामों और निष्पादित परिणामों में जो अंतर होता है इस अंतर को नियंत्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है। देखिए, इस अंतर का पता कब लगेगा, जब नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। वांछित परिणामों और निष्पादित परिणामों में अंतर जब निकाला जाएगा तो उससे संगठन की प्रगति का पता चलेगा। यदि वांछित परिणाम निष्पादित परिणाम से कम हैं, वांछित परिणाम 100 थे और निष्पादित परिणाम क्या है 104, आपको 100 टन का उत्पादन करना था लेकिन आपकी फर्म ने 104 टन का उत्पादन किया, यानी लक्ष्य से भी आगे बढ़कर आपने काम किया, तो यानी संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और वांछित परिणाम 100 टन थे जबकि निष्पादित 85 टन ही हुआ, तो क्या हुआ, आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। आपका जो संगठन है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा, आपने अपने उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। तो ये जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण के मानकों का निर्धारण भी किसमें किया जाता है, नियोजन के द्वारा ही किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को कैसे, कब, कहाँ किया जाना है आदि तत्वों का पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। देखिए, कौन सा कार्य कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इसको पहले ही तय कर लिया जाता है। अर्थात नियोजन में लक्ष्यों का पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं, उद्देश्य पूरे करने हैं, क्या परिणाम हमें प्राप्त करने हैं, इसका नियोजन में ही निर्धारण
कर लिया जाता है। ये मानक के रूप में उपलब्ध होते हैं जिसके द्वारा वास्तविक निष्पादन मापे जाते हैं और ये मानक के रूप में हमारे सामने होते हैं, वांछित परिणामों के रूप में हमारे सामने होते हैं जिनसे निष्पादित या वास्तविक जो परिणाम होते हैं उनको मापा जाता है तथा मूल्यांकन किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है जो कि नियंत्रण के अंतर्गत होता है। नियोजन के अभाव में नियंत्रण अंधा है। देखिए, अगर नियोजन नहीं हो तो नियंत्रण क्या होता है? अंधा होता है, नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अतः नियोजन नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि नियोजन नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करने का कार्य करता है। आप प्लानिंग बना रहे हैं 90% मार्क्स प्राप्त करने की, आपने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? 90% अंक आपके आए, ये आप चाहते हैं, ये परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम आपने दिया और वहां पर आपके कितने आए? 85% मार्क्स ही प्राप्त हुए, 85% आपने अंक प्राप्त किए। आपका लक्ष्य था 90% और प्राप्त कितना हुआ? 85। अब ये जो अंतर है इसका मूल्यांकन करके किन कारणों से आया, कैसे आया, और इन अंतर को दूर करने का आप क्या है? प्रयास करेंगे ताकि ईयरली एग्ज़ाम में, वार्षिक एग्ज़ाम में आप इस अंतर को पूरा कर सकें। तो यह नियोजन के द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए कहा जाता है नियोजन नियंत्रण का आधार प्रदान करता है। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में नियोजन का अर्थ और नियोजन के महत्व को जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।